नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा संपन्न हो गई। इस अवसर पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। वैसे राहुल का एटम बम कैसा था ये तो सभी ने देख लिया है। अब उनका हाइड्रोजन बम कैसा होगा इसका अंदाजा अब सभी लगा सकते हैं। लेकिन आज हम राहुल की इस 15 दिवसीय यात्रा का पूरा सच आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी की इस यात्रा से राहुल गांधी ने क्या पाया और क्या खोया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे तेजस्वी को हटाकर ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं राहुल गांधी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस यात्रा से जुड़े तमाम विवाद। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आज पटना में समापन हो गया। गांधी मैदान से सुबह 11 बजे मार्च की शुरुआत हुई, जो हाईकोर्ट के पास जाकर खत्म हुआ। इससे पहले राहुल तेजस्वी के मार्च को डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया गया। यहां जनसभा हुई और महागठबंधन के नेताओं ने भाषण दिए। आपको बता दें कि वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से हुई थी, जो बिहार के 23 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस यात्रा ने सुर्खियां तो बटोरी, लेकिन शुरुआत से ही यात्रा विवादों से घिरी दिखी। ये 5 तस्वीरें यात्रा को प्रकट करती हैं। उसकी पूरी कहानी बताने के लिए 5 तस्वीरें काफ़ी हैं। यात्रा की शुरुआत से ही रंजू देवी, अमन और सुबोध को लेकर राहुल गांधी के दावों की पोल खोलना शुरू हो गई। ये 3 वो कैरेक्टर थे जिनके बारे में राहुल गांधी ने दावा किया था। इनके नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं, लेकिन इनके नाम वोटर लिस्ट में पाए गए। वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने से बिहार के अपमान का मुद्दा भी जुड़ गया। इतना ही नहीं, राहुल तेजस्वी की इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तिरंगे के अपमान का मामला भी सामने आया। ये आरोप भी लगे, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने इसे बिहार अपमान यात्रा कहना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियों का प्रयोग किया गया। इस तरह ये पूरी यात्रा ही विवादों में रही। इतना ही नहीं, इस यात्रा के दौरान महागठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल उठे, जब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को सीएम पद का दावेदार बताने से कन्नी काट ली, जिसके बाद आज तेजस्वी खुद को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश करते दिखाई दिए। लेकिन इतने विवादों के बाद भी महागठबंधन जहां इस यात्रा को सफल बता रहा है, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं और ये अहम सवाल उठा रहे हैं कि इस पहले आप भी सुनिए कि बीजेपी का इस यात्रा पर क्या कहना है, उनके सवाल क्या हैं। फिर हम आपको सुनाएंगे आज वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल और तेजस्वी ने क्या कहा। गांधी मैदान में इन लोगों ने रैली करने का परमिशन मांगा। 20 तारीख को रैली का आवेदन दिया, 23 को आवेदन स्वीकृत हो गया, पर हिम्मत नहीं हो पाई कि गांधी मैदान में रैली करें। जब संख्या नहीं जुट पा रही थी तो उस रैली को पहले ही जुलूस में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि अपनी प्रतिष्ठा को बचाया जा सके और असलियत से छुपाया जा सके। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के 2 सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय है, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद इस बात पर चुटकी ले रहे हैं कि इस पूरी यात्रा में राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर नजर आए, वहीं तेजस्वी यादव पिछली सीट पर बैठे दिखे। शायद ये बात यात्रा खत्म होते होते अब तेजस्वी यादव भी समझ गए, उनको भी ये बात समझ में आ गई। आज उन्होंने यात्रा के समापन पर राहुल गांधी के सामने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से अपना दावा मजबूती से ठोक दिया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश उनकी नीतियों की नकल कर रहे हैं, इसलिए अब बिहार को डुप्लीकेट नहीं ओरिजिनल सीएम की जरूरत है। तेजस्वी ने भले ये तीर नीतीश के नाम पर चलाया हो, लेकिन उनका असली निशाना राहुल गांधी थे। आपको याद होगा कि इस यात्रा के दौरान जब राहुल से तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल ने चुप्पी साध ली थी, सवाल से कन्नी काट ली थी। लेकिन आज तेजस्वी ने इसका हिसाब बराबर कर दिया। आप भी सुनिए तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा और राहुल गांधी ने कैसे सवाल को टाला था। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे, इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना, तो सरकार को भगाना है ना। हम मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। तो राजनीति में शब्दों का बहुत महत्व होता है। सही शब्द आपको हीरो बना देता है तो एक गलत शब्द जीरो भी बना सकता है। आजकल राहुल गांधी ऐसे ही बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वो हीरो बन सके। पहले उन्होंने कथित वोट चोरी को लेकर एटम बम फोड़ने की बात कही और आज वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर उन्होंने हाइड्रोजन बम जैसा धमाका करने की बात कह डाली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी इन्हीं भारी भरकम शब्दों के सहारे सियासत चलाना चाहते हैं या कुछ ठोस गंभीर सबूतों के सहारे वो सियासत चलाना चाहते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ऐसी गड़बड़ी करने वालों को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। तो पहले आप सुनिए कि वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल और तेजस्वी ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे राहुल के हाइड्रोजन बम का बीजेपी ने कैसे कसा उस पर तंज। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। तो बीजेपी ने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनका एटम बम तो दिवाली का छोटा पटाखा भी नहीं निकला और वो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया, वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। वो क्या हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी क्या हो गया है, इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को
बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिहार की जनता आपसे बदला जरूर लेगी। तो पिछले 1 महीने से चुनाव आयोग लगातार ये जानकारी दे रहा था कि कांग्रेस की तरफ से वोटर लिस्ट को लेकर अब तक एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसे लेकर कांग्रेस की हर तरफ किरकिरी हो रही थी। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस सिर्फ झूठा माहौल बनाती है, लेकिन जब शिकायत करने की बारी आती है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है। इसी वजह से कांग्रेस ने अपनी लाज बचाने के लिए एक नया शिगुफा छेड़ दिया है। कांग्रेस ने कल यह दावा किया कि उसने एसआईआर के तहत चुनाव आयोग को 89 लाख, जी हां 89 लाख शिकायतें दी हैं, लेकिन उसकी शिकायतों को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जो आंकड़े दिए हैं उनकी जांच आयोग को कराना चाहिए। आइए पहले सुनते हैं पवन खेड़ा ने क्या कहा, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कांग्रेस के इस दावे का क्या है पूरा सच। ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कहते हैं कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। कल को कोई आपको बुला के कहे सोर्स की तरफ से कि साहब कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं दर्ज कराई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाही देगी, आपके कैमरास गवाही देंगे, आपकी कलम गवाही देगी कि नहीं, हम देख कर आए हैं, ये रसीदें दे चुके, मिल चुकी हैं। उधर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 89 लाख आपत्तियों के दावों का खंडन किया है। आयोग का कहना है कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से कोई प्रमाण नहीं मिला है। आयोग ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की आपत्तियां निर्धारित प्रक्रिया और प्रारूप में नहीं है, फिर भी इन आपत्तियों को संबंधित निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। चुनाव आयोग ने बयान दिया है कि निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 13 के तहत नाम काटने की आपत्ति केवल निर्धारित फॉर्म में ही दी जा सकती है। इस आपत्ति को किसी पत्र के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है, जैसा कि कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए को ही लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 31 के तहत शपथ पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में आपत्ति जमा करने का अधिकार है और कांग्रेस ने इस प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया है। अपने बयान में आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त 2025 के अंतरिम आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलत नामों की जानकारी केवल निर्धारित प्रारूप में ही जमा कराने का निर्देश दिया गया था। आयोग ने बताया कि कांग्रेस के जिला कमेटी अध्यक्षों द्वारा दी गई आपत्तियां निर्धारित प्रपत्र में नहीं है, जिसके कारण जिला निर्वाचन अधिकारी इन आपत्तियों को संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। आयोग ने यह भी बताया कि कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी ने केवल 10 आवेदन दिए, जो सभी नाम जोड़ने के लिए हैं। वहीं सीपीआई माले ने 118 आवेदन जमा किए हैं, जबकि अन्य दलों ने इस प्रक्रिया में कोई आवेदन नहीं दिया है। तो इस तरह से कांग्रेस वोटर लिस्ट को लेकर भ्रम फैला रही है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट तक अपनी शिकायत में किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। यह आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन निर्धारित प्रारूप में शिकायत दर्ज करने से कतरा रहे हैं। वहीं बिहार में वोटर यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी के वोट चोरी वाले दावे फर्जी पाए गए। मिसाल के तौर पर वोटर यात्रा के दौरान एक महिला रंजू देवी ने राहुल गांधी के सामने कहा था कि उसका और उसके परिवार का नाम मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन बाद में रंजू देवी का दावा गलत साबित हुआ और रंजू देवी को कैमरे के सामने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। आप भी सुनिए रंजू देवी के पहले और तब वाले दोनों बयान। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए।
तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहां। लेकिन बात सिर्फ एक रंजू देवी की नहीं है। वोटर यात्रा के दौरान मंच पर राहुल गांधी के सामने बेबुनियाद कहानियां गढ़ने वालों की एक लंबी लिस्ट है और बाद में इन सबका चुनाव आयोग ने बाकायदा पोल खोल कार्यक्रम भी किया। मिसाल के तौर पर रफीगंज निवासी अमन कुमार को ही ले लीजिए। अमन ने राहुल गांधी के सामने कहा था कि उसके पिता का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन बाद में अमन के सारे दावों की पोल खुल गई। चुनाव आयोग की जांच में यह पाया गया कि अमन और उसके पिता दोनों का ही नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है, जिसके बाद अमन को सारी दुनिया के सामने सफाई देनी पड़ी। आप भी सुनिए अमन के पहले और अब वाले दोनों बयान। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट में नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही हो रहा है पूरे कि देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया। मेरा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, कुछ अभाव के कारण हमने देख नहीं पाया, इसलिए मैंने बोल दिया मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। इसमें से कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरा वोटर लिस्ट में नाम है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। जी मेरा नाम है सीरियल नंबर 4 में अमन कुमार। तो चुनाव आयोग के खिलाफ चलाए गए इस सोचे समझे अभियान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सबसे ज्यादा किरकिरी मिंता देवी के मामले में हुई। दरअसल सिवान जिले की रहने वाली मिंता देवी की वोटर कार्ड में त्रुटिवश उनकी जो आयु है वो 124 साल दर्ज हो गई थी। सोचिए, जिस देश में 99 करोड़ वोटर्स हैं उसमें इस तरह की एकाध गलती कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिना सोचे समझे मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर वो संसद पहुंच गई। उनका चेहरा, उनका पता, उनका नाम सब कुछ सार्वजनिक हो गया। उनकी टी शर्ट पर, मतलब प्रियंका गांधी की टी शर्ट पर मिंता देवी की फोटो और नाम के साथ लिखा हुआ था 124 नॉट आउट। उनकी हंसी उड़ाई गई सार्वजनिक तौर पर पूरे देश और दुनिया के सामने। और प्रियंका गांधी की इस हरकत से मिंता देवी काफी आहत भी हुई और उन्हें गुस्सा भी आया। सुनिए मिंता देवी ने प्रियंका गांधी के लिए क्या कहा। हमको पता चला 2-4 दिन पहले कि हाँ 125 साल की मैं हो गई हूँ। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? किसी का फोन आया किसी अधिकारी? नहीं, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया है। नहीं, हाँ 4 दिन हो गया। सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी काम हुआ है हम उसका जिम्मेवार नहीं है। जो मेरा गलत एड्रेस है उस एड्रेस को सही किया जाए, बस यही जानती हूँ। तो राहुल गांधी को अपनी पूरी यात्रा में कई बार फैक्ट चेक का सामना करना पड़ा, जिसमें कई बार उनके दावे गलत साबित हुए। ऐसा ही एक मामला नवादा में सामने आया था। दरअसल राहुल गांधी ने यहां सुबोध कुमार नाम के एक व्यक्ति को मंच पर बुलाया था। इसी मंच पर सुबोध ने यह गंभीर आरोप लगाया कि उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसके बाद इस वीडियो को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट किया और कहा कि लाखों लोगों के साथ बिहार में ऐसा ही हो रहा है। इसके बाद बारी जिला प्रशासन की थी। उसने राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक करने के बाद दस्तावेजों के साथ यह खुलासा कर दिया कि सुबोध का नाम कभी वोटर लिस्ट में था ही नहीं, पहले से ही नाम नहीं था। और स्वयं सुबोध ने इसे लेकर कभी अपनी आपत्ति भी दर्ज नहीं करवाई। और इतना ही नहीं, यह भी पता चला कि सुबोध कुमार कोई आम नागरिक नहीं बल्कि आरजेडी के पोलिंग एजेंट हैं। तो बिहार में वोटर यात्रा के दौरान राहुल गांधी के दावे तो फर्जी निकले ही, साथ ही साथ तो उनकी गेस्ट लिस्ट को लेकर भी बिहार में खूब बवाल हुआ। गेस्ट लिस्ट यानी वो मेहमान जो राहुल गांधी ने अपनी वोटर यात्रा में बाहर से बिहार में बुलाए थे। इनमें से 2 नाम ऐसे थे जिनके बिहार विरोधी बयानों से पहले ही बिहार के लोगों में नाराजगी थी, बहुत जबरदस्त नाराजगी थी। इन दोनों नेताओं के नाम थे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। बिहार के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टालिन की पार्टी डीएमके के तमाम बड़े नेता बिहार के लोगों के बारे में आपत्तिजनक और घटिया बयान देते रहते हैं। यहां तक कि स्टालिन की पार्टी के सांसद दयानिधि मारन ने
बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला बताया था। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी बिहार का जबरदस्त तरीके से अपमान किया था। उन्होंने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि बिहार के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बेहतर है। तो स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बिहार बुलाने का मकसद बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों की समझ से परे था। उन्हें समझ में नहीं आया कि इन दोनों को क्यों बुलाया गया। जानकारों का मानना था कि इसकी जरूरत ही नहीं थी और इन जैसे नेताओं को बिहार बुलाकर कांग्रेस और आरजेडी के लिए सेल्फ गोल, आत्मघाती कदम साबित हुआ। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बुलाने से महागठबंधन और खासकर तेजस्वी यादव को भारी नुकसान होगा। बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कब हुई सबसे शर्मनाक हरकत। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मैं हूँ जी, आपका डाउनलोड किंग। जब भी तुम लोग अपने फोन में नवे नवे फीचर्स या कोई ऐप ढूंढ रहे होते ना, तब बीच में तुम्हारे लोगों को व्हाट्सएप एक लिंक भेज दो फेक ऐप डाउनलोड करने का किर्राक पैकेज। लेकिन जैसे ही तुम लोग मेरा ऐप डाउनलोड मारते हैं, वैसे ही तुम्हारा पूरा फोन मेरे कब्जे में होता। क्यों मियां, नवे फीचर्स होना नहीं होना? रुकिए, अगर कोई व्हाट्सएप पे APK फाइल का लिंक भेज रहा है, डाउनलोड करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक खोलने से पहले कॉन्टैक्ट कार्ड वेरीफाई करें। फेक ऐप्स को रिपोर्ट करो cybercrime.gov.in पर। स्कैम से बचो, सेफ रहो। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में सबसे बड़ा विवाद, या यूं कहें कि सबसे शर्मनाक हरकत तब हुई जब कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की स्वर्गीय मां को गालियां बकी गई। इस भद्दी गाली ने ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं बल्कि भारत की हर मां की गरिमा को आहत किया। ये गाली हमारी उस सनातन संस्कृति का अपमान था जिसमें मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना जाता है। इस घटना से कई सवाल भी उठे। क्या सत्ता की भूख में राजनीति इतनी गिर चुकी है कि इसमें माताओं के सम्मान को भी दांव पर लगा दिया जाएगा? आखिर ओछी राजनीति के नाम पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर कब तक हमला होता रहेगा? कांग्रेस की इस गाली वाली मानसिकता का बीजेपी के सभी छोटे बड़े नेताओं ने जमकर विरोध किया। इंडी गठबंधन के नेता इस बात का पहले जवाब दें कि क्या आपका मंच और सत्ता के लिए इतनी बेचैनी हो गई है कि आप दिवंगत माता जी को, किसी के भी मां को
अगर भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के मंच से कोई भी कार्यकर्ता अगर इस तरह का गाली दिया होता तो हम धरती पर नाक रगड़ करके माफी मांगते कि हे भगवान माफ कर देना, किसी के मां को गाली देना जो है वो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेता के मंच से गाली बका गया वो भी स्वर्गीय मां को, और ये अहंकार उनका भगवान ही देख रहा है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके माता जी को गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए, अमानवीय व्यवहार किया गया, अनैतिक भाषा का प्रयोग हुआ। ये यात्रा कुल मिलाकर टाएं टाएं फिस है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।